नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक। और अगर हम लोग कल रात की बात करें तो कल रात को इस तरह का वीडियो सामने आया जिसमें एक पत्रकार बैठे हुए हैं गाड़ी में, और उस गाड़ी पे लगातार जो एक भीड़ है, वो उन्मादी भीड़ जो है वो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रही है। और जो पत्रकार हैं उसमें निखिल वागले बैठे हुए हैं, निखिल वागले को वो कह रही हैं कि तुम बाहर निकलो। और वो जो भीड़ लगातार है, एकदम लिंच जैसा माहौल था। अगर वो बाहर होते तो शायद लिंचिंग हो जाती। कार की हालत बहुत बुरी थी, और वो जो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो वो वीडियो देखकर आप डर जाएंगे कि एक पत्रकार होना इस देश में कितना खतरनाक हो गया है। अगर वो अपने विचार अलग रख रहा है, सत्ता से अलग रख रहा है विचार, तो उसका रहना कितना खतरनाक हो गया है। हम इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ पार्थ एमएन हैं, जो निखिल वागले के बेटे भी हैं और खुद भी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। हम उनसे पूरी बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है पार्थ आपका। थैंक यू मीना। पार्थ, पहले तो मैं मूक नायक की टीम से और मैं खुद भी माफी मांगना चाहूंगी कि आपको इस तरह के माहौल से निकलना पड़ रहा है, और जो आपको झेलना पड़ रहा है वो बहुत ही खराब था, वो बहुत ही बुरा था। क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार हूं, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या वो माहौल रहा होगा, किस तरह का डर का वो माहौल रहा होगा। जी थैंक यू सो मच। थोड़ा कल रात को हम भी काफी चिंतित थे वो वीडियो जब आया तब, लेकिन कल रात को ही वो पूना से वापस घर आ गए हैं, तो अभी थोड़ा सा एक तरह से रिलैक्स हो गए हैं सब। लेकिन कल रात को थोड़ा सा माहौल था डरावना, और जिस तरह से वो पूरा प्री प्लान्ड ही लग रहा था। मतलब पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही थी, पुलिस को पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि सारे पत्रकारों को पता था वहां पे कि कुछ हो सकता है। इवन जो तीन मतलब मेरे फादर और उनके साथ जो उनके दो साथी थे, असीम सरोदे और विश्वंभर चौधरी, वो तीनों पब्लिक मीटिंग के एड्रेस करने जा रहे थे, और उन तीनों को भी एक अंदाज था कि शायद कुछ ना कुछ हो सकता है। और पुलिस उनके साथ थी जब वो घर से निकले, और फिर भी वो हमला हुआ, और एक बार नहीं हुआ। ये एक्चुअली असीम सरोदे के घर पे तीनों थे, और वहां से वो जो ऑडिटोरियम है जहाँ पे वो मीटिंग थी, वो मेरे ख्याल से 3 या 4 किलोमीटर का रास्ता है। और बीच सड़क पर उस 3 या 4 किलोमीटर के स्पैन में वो 4 या 5 बार उस गाड़ी पर हमला हुआ है। तो एक बार नहीं हुआ है वो वीडियो, बस जो सबसे बड़ा हमला था उसका वीडियो आया है बाहर, लेकिन वो टोटल हमले 4 या 5 हमले हुए। थैंकफुली क्या हुआ कि वो नीचे उन्होंने डक कर लिया जब उन्होंने कांच तोड़ी पीछे से, इसीलिए वो उनको चोट नहीं आई। और लेकिन कांच तोड़ने के बाद भी वो पीछे से आयरन रॉड और हॉकी स्टिक्स उन्होंने पीछे से सीट में घुसा दी थी। सीट मतलब पीछे बैक सीट में कांच तोड़ के घुसा दी थी। तो एक नसीब ही कह सकते हैं कि उनको कोई ज्यादा इंजरी नहीं हुई। जो मतलब जब कल रात को वापस आए तब हमने बात की, तो वो कह रहे थे कि केवल वो जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, कुछ एनसीपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, वंचित के भी लोग थे मेरे ख्याल से, और शिवसेना के भी लोग थे शायद। आई एम नॉट वेरी क्लियर कि कौन से पार्टी के थे, लेकिन कौन से कांग्रेस एनसीपी के तो थे ही। उनके जो लोकल कार्यकर्ता थे वो भिड़ गए बीजेपी के गुंडों से, तो इसीलिए उनको थोड़ा बफर मिला। और वो जो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, वो भी मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही था, और उसने बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। क्योंकि अगर वो डर के भाग जाता तो फिर तो कुछ भी हो सकता था, मतलब इट कुड हैव बीन वेरी सीरियस। लेकिन वो जो ड्राइवर था गाड़ी चला रहा था, उन्होंने गाड़ी पर हमला होने के बावजूद भी गाड़ी नहीं रोकी, और वो चलते रहे। तो इसीलिए उनको गाड़ी से उनको बाहर निकालने का मौका नहीं मिला, वरना वो वही चाहते थे। क्योंकि आप अगर वीडियो देखें तो वो मराठी में कह रहे थे कि वो वागले को बाहर निकालो, जैसे वो मराठी में कह रहे थे। तो उनका प्लान वही था कि गाड़ी को रोक के उनको बाहर निकाल के फिर वो क्या करते हैं वो तो आपको और मुझे पता ही है। लेकिन वो जो जिस तरह से उन्होंने गाड़ी ड्राइवर ने वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, वो मेरे ख्याल से उस वक्त बहुत क्रूशियल था। ऐसा मेरे फादर कह रहे थे कल रात को जब वो घर आए था। तो वो क्या प्रोग्राम से वापस निकल रहे थे या प्रोग्राम के लिए जा रहे थे? नहीं, प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। तो हुआ ये था कि कुछ 2 या 3 दिन पहले जब अडवाणी को भारत रत्न दिया गया, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसका वो मराठी में ट्वीट ये है कि मराठी का मैं ट्रांसलेशन बताता हूँ कि ये एक दंगाई ने दूसरे दंगाई को दी हुई एक अप्रिसिएशन है।
ये उनका एक लाइन का ट्वीट था, उस पे वो भाजपा वाले भड़क गए। उसके बाद कोइंसिडेंटली या मेरे 9 तारीख को कल शाम को पुणे में एक पब्लिक मीटिंग थी जिसका नाम है निर्भय बनो मतलब निडर बनो। तो ये रैलीज चल रही है महाराष्ट्र में, 40-50 रैलीज हो चुकी है। मोस्टली जो रैलीज है वो विश्वम्बर चौधरी और असीम सरोदे ने उनको एड्रेस किया है। मेरे फादर ने कुछ रैलीज में वो शामिल हुए। तो पुणे की जो रैली थी वो तीनों मिलके वो रैली रैली नहीं कह सकते, एक्चुअली पब्लिक मीटिंग थी। वो पब्लिक मीटिंग एड्रेस करने वाले थे। तो भाजपा ने कहा कि ये मीटिंग हम नहीं होने देंगे, अगर वो मीटिंग हुई तो हम वो डिसरप्ट करेंगे। तो पुलिस को पहले से ही पता था कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए जब वो 9 तारीख को पूना पहुंचे तो असीम सरोदे के घर पे थे, और असीम सरोदे के घर पे उनको 3 या 4 घंटे पुलिस ने रोक के रखा। मीटिंग मेरे ख्याल से 6 बजे की कुछ थी, और उनको दोपहर से 7 बजे तक या 7-7:30 बजे तक उनको असीम सरोदे के घर पे रोक के रखा, और पुलिस कह रही थी कि आप मत जाओ और ये मीटिंग आप एड्रेस मत करो। लेकिन इनका कहना था कि जो लोग डिसरप्ट करने की धमकी दे रहे हैं, आपने उन पे कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया है, तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं? हम तो पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे। वो एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर लोग बैठ के भाषण सुनेंगे। ये तो कोई रास्ते पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो बनता ही नहीं है। तो जो लोगों ने धमकियां दी हैं उनको पकड़ना दूर, इन्होंने जो स्पीकर्स हैं इन तीनों को ही एक तरह से हाउस अरेस्ट में रखा। फिर 7-7:30 बजे मेरे पिताजी ने झगड़ा कर दिया पुलिस वालों से और कहा कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और आपको अगर रोकना है हमें तो मैं चल के चला जाऊंगा, लेकिन आपको अगर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देना है तो आप मत दीजिए। ऐसे करके फिर वो भिड़ के निकल गए घर से, और फिर वो गाड़ी में बैठे, और फिर पुलिस ने कहा नहीं ठीक है हम आपको एस्कॉर्ट करते हैं। तो नीचे 40 लोग थे कुछ स्पेशल ब्रांच के जो सिविल वर्दी में होते हैं, तो वो थे नीचे। और फिर वो और विश्वम्बर और असीम तीनों, वो उनके एक दोस्त है, उनकी स्विफ्ट गाड़ी है, उनमें बैठे तीनों पीछे। आगे वो असीम सरोदे की एक एसोसिएट है, लॉयर है, वो बैठी थी। उनका नाम श्रुति है मेरे ख्याल से, मैं जानता नहीं हूँ उनको, लेकिन आई थिंक उनका नाम श्रुति है। और उसके साथ वो जो गाड़ी चला रहे थे वो थे। वो ऐसे 5 लोग निकले और पुलिस पीछे थी। अब जनरली तो वो मीटिंग की तरफ जा रहे थे, और जनरली जब पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है तो 2 गाड़ियां आगे होती है, 2 गाड़ियां पीछे होती है, और इस तरह से वो एस्कॉर्ट किया जाता है। लेकिन इस बार सिर्फ पुलिस की गाड़ी पीछे थी और आगे कोई नहीं था, तो आगे से हमला हुआ, पीछे से भी हमला हुआ, और फिर वो पुलिस भी उस मॉब को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो ये जो मीटिंग को जा रहे थे तब ये हमला हुआ है, मतलब 5 बार जो 4 या 5 बार जो हमला हुआ 3-4 किलोमीटर के रास्ते पे। और फिर वो वहां पे पहुंचे, उसके बाद भी उन्होंने तीनों ने भाषण दिया, और वो बहुत बड़ी मीटिंग हुई। एक तरह से हम ये कहेंगे कि वो इतनी बड़ी मीटिंग नहीं होती अगर भाजपा वाले हमला नहीं करते। तो वो हमले की वजह से उसको काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिली, तो एक तरह से उनको थैंक यू ही कहना चाहिए। और वो रुका नहीं, जिस वजह से वो डरा रहे थे, जिसलिए वो डरा रहे थे, वो नहीं रुका। और वो जो पब्लिक का जो रिस्पांस था वो भी ये था, जो कैपेसिटी कुछ 500 या 600 की कैपेसिटी, 1,500-2 हजार लोग भर गए थे, इतना वो पैक्ड माहौल था। और फिर वो तीनों ने फिर भी भाषण दिया, वो सारे मराठी चैनल्स ने ऑनलाइन दिखाया, पूरा लाइव दिखाया। और फिर वहां से उसके बाद वो रात को पुलिस प्रोटेक्शन में घर आए। उनको भी यहाँ तक मुंबई तक पुलिस का प्रोटेक्शन था, एस्कॉर्ट था। और फिर भी 2 गाड़ियों ने उनका एक्सप्रेस हाईवे तक पीछा किया। मतलब इतने वो भाजपा वाले इतने वो इम्प्यूनिटी हो गई उनके, इतने बेशरम है कि वो पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस हाईवे तक पीछा कर रहे थे। तो और वो क्लियरली बीजेपी के जो पुणे प्रेसिडेंट है, धीरज नाम है उनका, धीरज घाटे या ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि ये हमने किया है करके। और फिर भी पुलिस अभी तक पुलिस को कोई तहकीकात करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा वाले खुद ही कह रहे हैं कि हमने ये किया है। उसके बाद अब वो आज वो मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि देखो ये तो ट्रेलर था, अगर अगली बार वाले आएंगे पुणे में तो उनको एक चप्पल का हार पहनाया जाएगा, उनके चेहरे पर का ब्लैक उनका चेहरा कर दिया जाएगा। वैसे
अभी जैसे आडवाणी के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिस वजह से ये सब चीजें हुई। तो ये जो गुस्सा है सिर्फ इसी वजह से हुआ है, ये पहले से ही निखिल जी के काम से उनसे ही गुस्सा है या नाराजगी है उनके विचारधारा से? ऐसा क्या है मुख्य वजह जिसकी वजह से लगातार जो है एक जो अभी सत्ता में जो लोग हैं, जो मौजूद हैं, उन लोगों की विचारधारा मैच नहीं हो रही और इस तरह के हमले हुए? नहीं, वो तो पुराने मतलब वो सबको पता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करने वाले सेक्युलर इंसान है। उनकी विचारधारा अंबेडकर फुले से जुड़ती है, वो गांधी को मानते हैं, नेहरू को मानते हैं, सेक्युलर विचारधारा से वो, और उसके बारे में वो हमेशा अपने चैनल्स पर बात किए आए हैं। तो उनका भाजपा से पुराना, मतलब भाजपा उनको पहले से पसंद नहीं करती, ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो अडवाणी का जो ट्वीट था वो थोड़ा, कहते हैं ना उसको, लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, वो उस तरह का हुआ, क्योंकि उसके पहले अभी जब से बीजेपी की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है 2014 से, तब से कोई मेन स्ट्रीम चैनल में मेरे पिताजी काम नहीं कर रहे। वो IBN लोकमत पे चैनल हेड थे, उसके बाद वो इन्होंने फिर राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, सब सारे जो मेन पत्रकार थे नेटवर्क 18 ग्रुप में, उन्होंने इस्तीफा दिया जब अंबानी ने टेक ओवर किया। तो उसके बाद वो ऐसे कोई मेन स्ट्रीम चैनल से जुड़े नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल के रखा है और उनका अभी कुछ 3 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं और उनके वीडियोस काफी वायरल जा रहे हैं। और उनके वीडियोस में वो रेगुलरली कह रहे हैं, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के गुंडा राज के ऊपर, महाराष्ट्र का जो रिग्रेशन हो रहा है, ये जो स्टेट है इसको एक काफी लिटरेरी परंपरा है, यहाँ पे बहुत बड़े राइटर्स, थिंकर्स हो चुके हैं, और इस स्टेट का ये हालत जो हो रही है वो बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसके बारे में वो रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे हैं और उसका जो उनको रिस्पांस मिल रहा है वो काफी वायरल जा रहा है, इसीलिए उन पे वो थोड़ा गुस्सा है। प्लस ये जो 9 तारीख को जो सभा हुई, पब्लिक मीटिंग हुई, उसके पहले नासिक के पास सिन्नर नाम की एक जगह है, वहां पे भी एक पब्लिक मीटिंग हुई और वो बहुत ही मैसिव पब्लिक मीटिंग थी। जब वहां पर भी मेरे फादर, असीम सरोदिया और विश्वम्भर चौधरी तीनों ने भाषण दिया, जोरदार भाषण हुए और वहां पे बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने एक तरह से रिस्पांस दिया। तो इसीलिए वो एक तरह से जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए मेरे ख्याल से वो सत्ताधारी जो है थोड़े नर्वस हुए हैं और उसका उन्होंने वो अडवाणी का जो ट्वीट था उसका एक रीजन बनाया, निमित्त जिसको कहते हैं, वो बनाया और उन पे हमला किया है। और वो पूना तो मतलब उनका क्या कहते हैं, बीजेपी वालों का गढ़ है, वहां पे उनका काफी पुराना होल्ड रहा है। तो और वो जो लोग हैं जिन्होंने हमला किया है, वो असीम सरोदे कह रहे थे कि वो तो पहचान, काफी लोगों को उन्होंने जान लिया है, मतलब पहचान लिया हमले में, क्योंकि वो पूना के लोग हैं। तो ये क्लियरली कौन है इसके पीछे, ये तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। अच्छा, तो लास्ट में जो है वीडियो में लास्ट में जय श्री राम के नारे भी लगे थे। तो अभी जिस तरह से जय श्री राम को या राम को पूरा पोर्ट्रेट कर दिया है सोसाइटी में, तो वो भी वहां पे नारे लगाए गए थे। तो जय श्री राम का तो एक तरह से वॉर क्राई बन गया है। राम, हम कहते हैं कि राम शांततापूर्ण भगवान थे, उनके नाम पे अगर आप दंगे कर रहे हैं, तो अगर राम होते अब इस वक्त, तो मेरे ख्याल से वो खुद ही खुदकुशी कर देते इनको देखकर। तो क्योंकि और ये बात सही, मतलब ये हमला जो हुआ कल, उसके अलावा भी मैं खुद रिपोर्टर हूँ, मैं पी साईनाथ के साथ काम करता हूँ और मैं रेगुलरली महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, स्टोरीज कर रहा हूँ, और ये हर जगह गांव-गांव हो रहा है। जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को डराया जा रहा है। सातारा में था, पुणे के आउटस्कर्ट्स में था, कोल्हापुर में था, ये रेगुलरली चल रहा है। तो जो राइट विंग के जो लोग हैं, वो राम के नाम पर इस तरह की दहशत जो है वो फैला रहे हैं, नॉट जस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट क्रिटिक्स, अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो ये पिछले कुछ 1 साल भर में बहुत ही ज्यादा इंटेंस हुआ है और मेरे ख्याल से ये साल तो और भी क्रूशल रहेगा, क्योंकि हमारे 2024 की तो इलेक्शंस है ही, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शंस भी है नवंबर में। तो ये पूरा साल मुझे लगता है कि ये इसी तरह से इंटेंस रहेगा और
हम सबको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो जब वो आप लोगों से मिले, परिवार से मिले, तो उन्होंने क्या कहा? आप लोगों का पहला क्या सवाल था, क्या रिएक्शन था, किस तरह से बातचीत हुई? वैसे देखा जाए तो अभी हमको भी एक तरह से क्या कहते हैं आदत सी हो गई है, क्योंकि उन पर ये पहला हमला नहीं था। एंड लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये सबसे खतरनाक हमला था, क्योंकि ये स्टेट बैक्ड हमला था। स्टेट की जो मशीनरी थी उनको पता होने के बावजूद ये हमला हुआ है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन उनका पहला हमला 1979 में उन पे हुआ था। फिर 90s में रेगुलरली उन पे हमले हुए हैं। शिव बाल ठाकरे के जो लोग थे उन्होंने हमारे ऑफिसेस पे हमला किया था, गाड़ियों पे हमला किया है। मुझे याद है कि मेरा 91 का जन्म है, और जब मैं 5 या 6 साल का था, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब मैं स्कूल जाता था, तो पुलिस प्रोटेक्शन होती थी मुझे, क्योंकि मुझे भी उठाने की धमकी दी गई थी। और उस वक्त लैंडलाइंस थे, तो पता भी नहीं चलता था कि कौन फोन कर रहा है ना, तो सारे फोन जो आते थे वो उठाने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई कलीग फोन कर सकता है, जर्नलिस्ट फोन कर सकता है। तो रात को 2-2 बजे फोन बजते थे, और माँ बाप को गालियों वाले फोन आते थे, आपका बेटा कहाँ स्कूल जाता है, हमको पता है, इस तरह के फोन आते थे। ये सोशल मीडिया के पहले ही मेरे माँ बाप ट्रोल हो चुके हैं एक तरह से। तो तब से लेके आज तक कॉन्स्टेंटली एक थ्रेट परसेप्शन रहा है, उसी के साथ हम मतलब जी रहे हैं। थ्रू आउट 90s ऑफिसेस पे हमले हुए हैं, फोन्स आए हैं। फिर उसके बाद मैं 14 साल का था, तो मतलब 2005 की बात होगी, नारायण राणे के लोगों ने, गुंडों ने उन पर हमला किया था कोंकण में, जब वो ट्रैवल कर रहे थे। और फिर उस वक्त भी उनकी जान जा सकती थी, लेकिन मुझे याद है उस वक्त एक 80 साल की औरत थी, वो उनकी फैन थी, वो उनका पेपर पढ़ती थी, तो वो लकड़ी लेकर उस मॉब के बीच में आई। जब वो सर पे पत्थर डालने वाले थे उनके, तब वो 2005 की बात है, वो लकड़ी लेकर चलने वाली 80 साल की औरत थी, वो बीच में आई, और उन्होंने कहा कि जो आप इनको कर रहे हो पहले मुझे करो, फिर उनको करो। और तब वो मॉब पीछे हटा, इसीलिए मतलब तभी उनकी जान बची। तो उसके बाद जब गोविंद पानसरे के ऊपर हमला हुआ और उनकी जान गई, तब मेरे ख्याल से श्रीनिवासन जैन ने स्टोरी की थी एनडीटीवी पे, कि जो पानसरे का जो मर्डरर है, एलिज्ड मर्डरर है, उसका कुछ फोन टैप किया था, और उसमें फोन में वो कह रहा है कि ओके, पानसरे इज आउट ऑफ द वे, व्हाट अबाउट निखिल वागले। तो मतलब सनातन का जो हिट लिस्ट है उसमें भी उनका नाम था। तो ये फिर उसके बाद आईबीएन लोकमत के पे भी हमला हुआ है, शिवसेना ने वो किया था, और अभी ये कल का हमला है। तो ये एक तरह से रेगुलरली हमले, थ्रेट्स, गालियां, सोशल मीडिया ट्रोलिंग तो होते ही रहता है, लेकिन ऑफलाइन हमले भी बहुत हुए हैं। तो अभी भी पुलिस नीचे खड़ी है घर के नीचे, तो मुझे मेरा एक तरह से बचपन याद आ गया, क्योंकि तभी भी पुलिस खड़ी रहती थी, आज भी पुलिस खड़ी है। तो वही है, कल रात को वो आए, थोड़े थके हुए थे, 1:30-2 बजे वो आए थे, तो मेरे ख्याल से 3 बजे तक हम सब तीनों बैठ के बात कर रहे थे। तो वही रहा है, केओटिक थोड़ा सा चल रहा है, हमें भी रिलैक्स होने का मौका नहीं मिला। आपको कैसे पता चला हमले के बारे में? उन्होंने फोन किया या आपको वीडियो से, सोशल मीडिया पे जब वीडियो शेयर हुआ तभी आपको पता चला? हमको सोशल मीडिया से पता चला। जो रैली हुई, मतलब जो रैली, पब्लिक मीटिंग जो चल रही थी, तो वो लाइव दिखा रहे थे लोग। तो उसके पहले जब वो तब तक वो वहां पहुंचे नहीं थे। मैं उनसे रेगुलरली फोन पे बात कर रहा था, लेकिन वो भी ऑब्वियसली बिजी थे, तो उनके साथ आसपास जो लोग हैं, मैं उनके टच में था, क्योंकि काफी लोग मुझे भी थोड़े बहुत जानते हैं, तो मैं उनके भी टच में था कि कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताना, कुछ हो रहा है तो मुझे अपडेट देते रहना, क्योंकि थोड़ी सी चिंता वाली बात थी, भाजपा ने धमकी दे रखी थी। तो वो जो पब्लिक मीटिंग का जो हॉल था, वहां पे कुछ फेसबुक लाइव ऑलरेडी चल रहा था। तो ये 3 लोग वहां पहुंचने से पहले कुछ लोग थे जो रेगुलरली स्पीचेस दे रहे थे कि वो आ रहे हैं, अपडेट दे रहे थे, लोग ऑलरेडी जमा हो गए थे। तो अश्विनी सातव करके एक रिपोर्टर है, वो वहां पे स्पीच दे रही थी, और उन्होंने कहा था कि हमला हुआ है गाड़ी पे, और तब उन फेसबुक लाइव पे उन्होंने कहा कि गाड़ी पे हमला हुआ है, लेकिन तीनों सुरक्षित है। तो ये सुनकर मतलब उन्होंने कहा सुरक्षित है, तो हमारा थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए, लेकिन हमले की क्या इंटेंसिटी थी वो तब तक हमें पता नहीं था। फिर एक एक करके वीडियो मुझे भी भेजे गए वहाँ के पत्रकारों ने, क्योंकि काफी लोग दोस्त हैं मेरे, वो जानते हैं मैं उनका बेटा हूँ, तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजे।
कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और फिर वो वीडियोस जब हमने देखे तब हमको वो पता चला कि कितना कितना डरावना था, कितनी इंटेंसिटी उस हमले की थी। वो एक छोटा मोटा हमला नहीं था और मतलब एक जानलेवा हमला ही था। इट वाज अटेम्प्ट टू मर्डर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो वो वीडियोस देखकर तब हमें पता चला। और फिर कल रात को जब वो वापस आए तब उन्होंने बताया कि 4 या 5 बार हमला हुआ, वो एक बार हमला हुआ नहीं था। तो इसी बात हमको थोड़ा उसकी इंटेंसिटी ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में पता चली कि कितना डरावना था। हॉकी स्टिक्स, आयरन रॉड लेके लोग थे और वो इस पे हाथ में वो जो पहनते हैं ना, क्या पहनते हैं उसको, पंच मारने के लिए। हाँ, वो भी कुछ लोग पहन के आए थे ताकि वो ऐसे करके वो कांच फोड़ सके। तो इस तरह का वो हमला था। मेरे फादर को थोड़ा सा चक्कर भी आया था स्टेज पर जाने से पहले, तो उनको पानी वानी दिया, उनको ठीक किया, चाय पिया उन्होंने और फिर उन्होंने 45 मिनट का भाषण दिया। मैं उनको मतलब बचपन से मैंने देखा है उनको, वो माइक सामने आ जाता है तो उनका वो पूरा सब कुछ चला जाता है और वो एनर्जी आ जाती है सामने। तो जैसे वो माइक के सामने खड़े हो गए, उन्होंने भाषण देना शुरू किया। जोरदार भाषण था। तो अभी भी और धमकियां मिल रही हैं और पुलिस ने अभी क्या एक्शन लिया? आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई? पुलिस ने एग्जैक्टली क्या किया है मुझे इसकी अपडेट नहीं है। कल रात को कुछ उन्होंने 26 या 29 लोगों को डिटेन किया था। अब उन पर एफआईआर हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन असीम सरोदे खुद बहुत ही जाने माने एडवोकेट है, तो वो ये सब हैंडल कर रहे हैं अगली स्टेप्स क्या है क्या नहीं, क्योंकि कल रात को ही हुआ है तो वो भी डिस्कस करेंगे क्या करना है। लेकिन एफआईआर तो मेरे ख्याल से करेंगे ही और ये सीधी मतलब आउट एंड आउट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए उन पे। तो आगे की जो स्टेप्स है वो मेरे ख्याल से अभी बात करके इवैल्यूएट करेंगे। शांति से बैठ के वो थोड़ा सा डिस्कस करने का मौका मिला नहीं है, क्योंकि कल रात को 2-2:30 बजे वो आए और अभी भी सुबह से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो अभी खाना वाना खाने के बाद थोड़ा शांति से वो जब बात करेंगे, असीम, विश्वम्भर और तीनों, जब मेरे फादर जब तीनों बात करेंगे तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, लीगल एक्शन क्या होगा, ये वो डिसाइड करेंगे। लेकिन एफआईआर तो दर्ज करेंगे मेरे ख्याल से। एक और आखिरी सवाल पार्थ, जब ये पूरा सब कुछ हुआ और आपने खुद बताया कि आप बचपन से इस तरह की चीजें देखते आए हैं जिसमें सबसे बड़ा हमला था और बहुत डरावना भी था, तो जब आपने ये देखा तो आपने कुछ ऐसा सोचा कि अब मैं पापा को ये चीज करने के लिए मना कर दूंगा या यहाँ जाने के लिए मना कर दूंगा, या अब ये सेफ्टी हमें रखनी चाहिए, या आपको भी कहीं कुछ डर लगा हो कि मैं भी अब ये काम नहीं करूंगा नहीं तो जान पर भी बात आ सकती है? नहीं, तो एक तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कभी कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये तो है। सेफ्टी के बारे में मैंने बस उनको कहा कि पुणे में मत रहो, घर आओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुंबई में होगे, घर में रहोगे तो इट्स ऑब्वियसली ब्लॉक है, फ्लैट है, तो एक तरह का ऑटोमेटिकली एक थोड़ी ज्यादा सेफ्टी रहती है। तो हमने कोई ऐसे उनको नहीं कहा कि यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। हमारा बस यही थॉट प्रोसेस रहा है कि जब जो भी होगा विल बी इन दिस टुगेदर और साथ में उसको झेलेंगे। क्योंकि अगर हमने कहा, अगर हम घर पे बैठ गए और कहा कि नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मैं काम छोड़ दूंगा, तो फिर तो एक तरह से उनकी जीत हो गई। आज तो उस वीडियो में एक महिला दिख रही थी जो हटा रही थी, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ वो हटा रही थी कई लोगों को। वो महिला कौन थी? वो एनसीपी की एक कार्यकर्ता थी वहां पे। उसको तो मतलब मेरा हैट्स ऑफ सल्यूट है, क्योंकि वो बिना डरे वो भिड़ गई, उनको पूरे मॉब को भिड़ गई। शी वाज फेंडिंग देम ऑफ, वो गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रही थी, अकेली भाग रही थी वो हम देख के साथ साथ। तो उसका जो करेज है उसको तो मैं मतलब मैं एक तो बहुत धन्यवाद दूंगा उस महिला का। उनका नाम है कुंभार, उनका सरनेम है भक्ति कुंभार, उनका नाम है। वो एनसीपी की कार्यकर्ता है, बहुत ही करेजियस महिला है। जिस तरह से वो मॉब पूरा उन पर अटैक कर रहा था, तो मॉब है, कुछ भी कर सकता है। उनकी जान उन्होंने जोखिम में डालकर जिस तरह से उस गाड़ी के साथ वो दौड़ी है, जिस तरह से उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, मतलब there are no words to describe her courage. I can only thank her for her courage.
थैंक यू पार्थ, आपने हमें समय दिया। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो इतना डरावना वीडियो है। आपको देखना चाहिए कि अभी देश का क्या माहौल बन गया है। वो इतना डरावना वीडियो है कि उसको देख के रूह कांप रही थी। मैं तो रात भर उसको डर रही थी कि मेरे साथ ऐसा होता तो पता नहीं मैं क्या करती। तो बाहर अगर होते निखिल तो शायद वो नहीं बच पाते। इतना डरावना वो वीडियो था। लगातार उस पे मारे जा रहे हैं, जैसा पार्थ ने भी बताया कि किस तरह से घूंसे उसमें मारे जा रहे थे, उसमें डंडे मारे जा रहे थे, हॉकीज मारी जा रही थी। लेकिन निखिल नहीं डरे, ना ही निखिल जी का परिवार डरा। पार्थ ने बताया कि हम लोग नहीं डरे हैं अभी, और इस तरह की चीजें हम लोग बचपन से देखते आए हैं। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।